हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम स्टार्ट किए हुए हैं हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज। आज हमें स्टार्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का नया पार्ट 2, भाग 2, जिसका नाम है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। इस पूरे भाग में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडियंस को सिटीजनशिप मिली है और किस तरह से कोई और व्यक्ति हमारी सिटीजनशिप ले पाएगा या फिर किस तरह से भारत की नागरिकता छूट जाएगी लोगों की। नागरिकता से लेकर संबंधित सारे के सारे आपके डाउट्स इस पूरे लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक सी चीजें भी जाननी होंगी, जैसे कि सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमारा सिटीजनशिप वाला पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 2 यानी कि संविधान के भाग 2 में पूरा चैप्टर है जिसका नाम है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। देखिए, बहुत सोच समझ के हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चैप्टर को ऐड किया है, क्योंकि जिस समय पर संविधान बन रहा था उस समय बहुत सारी डिबेट्स हो रही थी। डिबेट्स हर एक टॉपिक पर हुई। इस टॉपिक पर भी हुई कि भारत का नागरिक कोई भी व्यक्ति को कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग होने वाले हैं। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आने वाले हैं उनको नागरिकता कैसे देंगे, या भारत से जो लोग बाहर जाएंगे उनका क्या होगा, वो लोग जो भारतीय हैं लेकिन इस समय पर भारत में नहीं रह रहे हैं उनका क्या होगा, तो किस तरह से नागरिकता ली जाएगी दी जाएगी, उससे संबंधित ढेरों डाउट्स थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही आसान तरह से सारे डाउट्स को संभालते हुए हमारे सामने पार्ट 3 लेकर आए, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक नागरिकता से संबंधित सारे उपबंधों को इसमें रख दिया गया है। अब लेकिन नागरिकता से पहले हमको जानना होगा एक बहुत ही छोटी सी चीज, सिटीजन यानी कि नागरिक होता क्या है। हम नागरिकता मांग रहे हैं किसी भी देश की, या भारत की नागरिकता कोई मांग रहा है, या हम खुद भी देखें तो हम भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं। सिटीजन मतलब होता क्या है, किस व्यक्ति को आप कहेंगे सिटीजन? क्या वो व्यक्ति जो भारत में रह रहा है? तो भारत में तो नॉन सिटीजन्स भी रहते हैं। तो सिटीजन और नॉन सिटीजन यानी कि एक व्यक्ति जो विदेश से यहां पर आया हुआ है और काफी लंबे समय से रह रहा है, उसमें और हम सब में क्या अंतर है? हम सब लोग भारत के नागरिक हैं और वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, रह तो वो भी रहा है, यहां के संसाधनों का उपयोग कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो सिटीजन को यूनिक बनाती है? तो ध्यान रखना कि सिटीजन कौन होता है। सिटीजन वो व्यक्ति है जिसके पास पॉलिटिकल राइट्स मौजूद हैं, यानी कि सिर्फ सिटीजन ही, नागरिक ही वो लोग होते हैं जिनके पास राजनीतिक अधिकार होते हैं। राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट्स, इसका मतलब होता है कि सिर्फ सिटीजन्स ही वोट डाल सकते हैं और सिटीजन्स ही चुनाव में अपने आप को कंटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट अंतर होता है सिटीजन और नॉन सिटीजन में। बाकी सारी चीजें सबके लिए कॉमन होती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस या सिटीजन्स के लिए होता है। तो पहला डाउट आपका क्लियर है। दूसरा हम देखते हैं कि एक और शब्द आता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, भारत में अनिवासी। इसका क्या मतलब है? कौन को कहते हैं एनआरआई? क्या वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक अब नहीं रहा, या वो व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है, या भारत में कभी नागरिक रहा होगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सबसे पहले हमको यह देखना है कि एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी भारत में निवास नहीं करने वाले लोग। तो अगर मान के चलिए कि मैं 10 दिन के लिए श्रीलंका चला जाऊं, तो क्या मैं एनआरआई हो गया? या कोई भी व्यक्ति 15-20 दिन के लिए कहीं पर जा रहा है, तो क्या वो एनआरआई हो गया? नहीं। हमें यहां पर समझना यह है कि एनआरआई के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको बाहर रहना होगा। कितना टाइम पीरियड? अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ, यानी करीब करीब अगर आप 6 महीने से भारत देश से बाहर रह रहे हैं, तब हम कंसीडर करेंगे कि आप एनआरआई हैं। तो एनआरआई टाइम पीरियड है 180 डेज का, यानी कि आपको करीबन 6 महीने के लिए अगर आप देश से बाहर हैं तभी आप एनआरआई हैं, अदरवाइज आप एनआरआई नहीं हैं। अब दूसरी चीज कि एनआरआई भी सिटीजन ही होते हैं, भारे वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, उनके पास भी पॉलिटिकल राइट्स हैं। वो आकर वोट डाल सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं।
अंतर सिर्फ इतना है कि वो इस समय पर इंडिया में नहीं रह रहे हैं, इसीलिए उनको एनआरआई कहा जा रहा है। अगला टर्म है पीआईओ। इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में रहती है। पीआईओ मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के नागरिक। अब भारतीय मूल के नागरिक का मतलब क्या है? देखिए सिंपली पीआईओ का मतलब होता है वो लोग जो इस समय पर इंडिया के सिटीजन नहीं हैं। पीआईओ इंडिया के नागरिक नहीं होते, लेकिन इनको कहा जाता है कि इनका ओरिजिन इंडिया में है। इसका मतलब है कि या तो इनके माता पिता या इनके दादा दादी या इनके नाना नानी में से कोई भी एक व्यक्ति कभी इंडिया का सिटीजन रहा होगा, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं कि वो पीआईओ हैं। जैसे कि ऋषि सुनक, जैसे कि कमला हैरिस, ये सारे ही लोग हमारे भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन इनके ओरिजिन इंडिया से हैं। तो ऐसे लोग जो कभी ना कभी, जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे होंगे, ऐसे लोगों को हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ। एक और शब्द देखने को मिलता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिकता। अब ये क्या है? देखिए ओसीआई का मतलब क्या होता है? ओसीआई नागरिकों के जैसे ही होते हैं, अंतर सिर्फ इतना होता है कि पीआईओ वो लोग हैं जो अब नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कभी दादा दादी वगैरह कोई नागरिक रहे होंगे। ओसीआई वो लोग हैं जो पहले भारत के नागरिक थे, उन्होंने अभी अभी सिटीजनशिप छोड़ दी है, दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है, वो ओवरसीज सिटीजन है। यानी कि उनके पास एक कार्ड अलॉट किया जाता है जिसे कहते हैं ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड। तो वो डिफरेंस बस ध्यान रखना पीआईओ और ओसीआई में। पीआईओ वो है जो कि भारत के नागरिक नहीं है, ओसीआई जो कि भारत के नागरिक नहीं है। अंतर इतना है कि पीआईओ पैदाइशी भारत का नागरिक नहीं है, ओसीआई पैदाइशी नागरिक था, बाद में उसने सिटीजनशिप दूसरे देश की ले ली है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि ये छोटे छोटे टर्म्स, इनके मतलब। अब हम देखते हैं, हमारे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पार्ट नंबर 2 में, भाग 2 नागरिकता में, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक उपबंध लिखे हुए। अब इनमें क्या है? सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 5 कह रहा है कि हम अधिकार दे रहे हैं, आर्टिकल नंबर 5 अधिकार दे रहा है उन लोगों को नागरिकता का कि वो सारे लोग जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान जिस दिन बना, जिस दिन लागू हुआ, उस दिन, किस दिन बना संविधान? तो हमें पता है, प्रियम्बल वाली क्लास में हमने देखा था कि 26 नवंबर 1949, इस दिन को हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है। लागू भले 26 जनवरी 1950 में होता है, लेकिन तभी से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तभी से हम देखते हैं कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, उस डेट को कितने लोग इंडिया में मौजूद हैं, उन सब को भारतीय नागरिक स्वीकार कर लिया गया है। अब यहां पर सोचने वाली बात एक ये भी है कि हो सकता है कि 26 नवंबर 1949 को आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है और उस दिन आपने आर्टिकल नंबर 5 में लिख दिया है कि इस दिन को जितने भी लोग भारत में मौजूद हैं वो सबके सब इंडियन नागरिक हो गए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि उसी दिन या 2 दिन 3 दिन पहले ही भारत घूमने आया था, तो क्या आपने उस पर नागरिकता थोप दी? ऐसा नहीं है। तो इसमें एक क्लॉज ये भी है कि वो एटलीस्ट 5 सालों से भारत में रह रहा हो और उसकी इच्छा हो नागरिक बनने की। ऐसे सारे व्यक्ति जो कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों और कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हुआ उस दिन वो इंडिया में मौजूद हों, उन सब को भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 5 कहता है। हमारे दादा, हमारे नाना, दादी, नानी, ये सारे के सारे लोग जितने भी उस समय मौजूद थे, वो सब इसी तरह से नागरिक बने हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 5 कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर नागरिकता देता है जब संविधान बना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6, अनुच्छेद 6। यह नागरिकता देता है किन लोगों को? उन लोगों को जो कि पाकिस्तान से भारत आए, क्योंकि बंटवारा हुआ है, सबके लिए अलाउड था, हिंदुस्तान से जो चाहे वो पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान। तो हमने उन लोगों के लिए नागरिकता का उपबंध रखा जो पाकिस्तान से अब इंडिया आने वाले हैं। जैसे बड़ी हस्तियों में हम बात करें तो मिल्खा सिंह, शाहरुख खान की फैमिली, ये सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। तो जब ये बाहर से यहां पर आए हैं तो इनको भी नागरिकता देना पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर 6 उन लोगों को सिटीजनशिप देता है जो कि पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन इसकी एक डेट है, क्योंकि पाकिस्तान से तो आज तक आ रहे हैं लोग बाग, तो क्या सबको नागरिकता दी जाए? जी नहीं। उसके लिए डेट डिसाइड की गई कि 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 तक जितने लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं
सिर्फ उन लोगों को हम सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 7 की ओर। आर्टिकल नंबर 7 हमसे कहता है कि हम उन लोगों को जो, देखिए आर्टिकल नंबर 5 क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना जितने लोग भारत में मौजूद थे सबके सब क्या हो गए, नागरिक हो गए। आर्टिकल नंबर 6 कह रहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं उनको भी हम नागरिकता दे रहे हैं। आर्टिकल नंबर 7 थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, वो ये कह रहा है कि वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और फिर उनका मन नहीं लगा तो वापस आ गए, उन लोगों को भी हम नागरिकता दे देंगे। यानी कि वो लोग जिनका रियल इंटेंशन कहां जाने का था, पाकिस्तान का, जो रियल में पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन वो गए और वहां पर उनको चीजें समझ नहीं आई या जो भी हुआ कारण, वो वापस आ गए। तो जब जो लौटकर पाकिस्तान से दोबारा आ गए, हिंदुस्तान से पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान से दोबारा वापस आ गए, उन लोगों को भी हम नागरिकता देंगे, ऐसा आर्टिकल नंबर 7 में लिखा है। लेकिन उन लोगों को कैसे नागरिकता मिलेगी, उसके लिए हमने एक डेट डिसाइड करी कि 1 मार्च 1947 के अंदर अंदर आपको वापस आना होगा। अगर 1 मार्च 1947 के भीतर भीतर आप जाके वापस आ जाते हैं तो हम आपको नागरिकता दे देंगे। लेकिन ऐसे लोग जो पाकिस्तान जाकर वापस आए हैं, इन लोगों को नागरिकता इजीली नहीं मिलेगी। इनको अपने आप को अब रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हम भैया वहां से वापस आए हैं और हमको यहां की ही नागरिकता चाहिए, ऐसा इनको लिखित में देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से इनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो 3 आर्टिकल दिमाग में रखना है। 5 नंबर आर्टिकल कहता है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय जितने भी लोग मौजूद हैं भारत में 5 साल से जो रह रहे हैं उनको हम नागरिक मान लेंगे। आर्टिकल नंबर 6 कह रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको हम नागरिक मान लेंगे। आर्टिकल नंबर 7 कह रहा है कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए बाद में वापस लौट कर आ गए उनको भी हम नागरिक मान लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 उन लोगों को नागरिकता देता है, जैसे मान के चलिए कि आपकी फैमिली उस समय पर भारत में मौजूद ही नहीं थी जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ। यानी कि आर्टिकल नंबर 5 कह रहा है जिस समय संविधान बनकर लागू हुआ उस समय जितने भी लोग मौजूद थे उनको हम नागरिकता देंगे। लेकिन मान के चलिए कि कोई ऐसा परिवार जो उस टाइम पर या उस 2-3 महीनों में इंडिया से बाहर गया था किसी काम से, वो वहां का नागरिक तो है नहीं और इस समय पर उसको नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 ने तो दी ही नहीं क्योंकि वो मौजूद नहीं था भारत में। तो उन लोगों का क्या होगा, वो ना तो वहां के रहे जहां पर वो घूमने गए, मान चलिए कि अमेरिका ही चले गए तो अमेरिका के नागरिक तो वो हुए नहीं, वापस आएंगे यहाँ के भी नागरिक नहीं रहे क्योंकि उस समय पर मौजूद नहीं थे। तो ऐसे लोग जो कि कमेंसमेंट के टाइम पर इंडिया से बाहर रह रहे थे लेकिन वो हैं इंडियन, मतलब उनका निवास इंडियन है, वो लोगों को भी हम नागरिकता दे देंगे आर्टिकल नंबर 8 के तहत। उसके लिए हमें उन्हें रजिस्टर करवाना होगा, यानी कि यहां पर आगे उन्हें इच्छा दिखानी होगी कि हम नागरिक बनना चाहते हैं, उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने सबको नागरिकता में समेट लिया, किसी को नहीं छोड़ा। हर एक कंडीशन पर सोचा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने और इन आर्टिकल्स में सबको एंट्री दे दी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 8 तक हमने देखा कि हमको सिटीजनशिप सिर्फ मिल रही है। कमेंसमेंट के टाइम पर जितने लोग थे उनको नागरिकता मिल गई, पाकिस्तान से जो आ गया उसको भी नागरिकता मिल गई, भारत से पाकिस्तान गया मन नहीं लगा फिर आ गया, नागरिकता मिल गई। उसके अलावा जो बाहर रह रहे हैं उनको भी नागरिकता मिल गई। कोई ऐसा भी रखना पड़ेगा कि किसी कारण से नागरिकता चली गई तो। अब जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब आप एक समय पर सिर्फ भारत के ही नागरिक रह सकते हो, ये नहीं कि इंडिया और साथ में आप नेपाल के भी हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के भी हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक ही नागरिक रह सकते हैं। यानी कि अगर आपने भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता स्वीकारी तो आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि उसी क्षण जिस टाइम पर आपने भारत के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता ली, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 9 कह रहा है कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी उसी टाइम पर जिस टाइम पर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अडॉप्ट करोगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। आर्टिकल नंबर 10 ये कह रहा है कि एक बार आप भारत के नागरिक बन गए तो उसके बाद पार्लियामेंट कानून बनाकर आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती। अगर आपने कोई कानून का ऐसा उल्लंघन नहीं किया है जिससे कि कानून के दायरे में आप फंसते हैं, जिससे कि आपको देशद्रोही वगैरह साबित किया जाता है या फ्रॉड तरीके से आपने नागरिकता ली है, वो सब कुछ साबित नहीं होता है, तो कैसे भी कानून बने आपकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल नंबर 10 कहता है एक बार नागरिक आप बन गए तो पार्लियामेंट के किसी भी कानून के सब्जेक्ट में भी आप नागरिक बने रहेंगे भारत के, कोई भी नागरिकता नहीं छीनने वाला है।
यानी कि इसमें हमको गारंटी भी मिल जाती है कि एक बार नागरिक बन गए तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का मन किया तो हटा के रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार सिटीजनशिप मिलने पर परमानेंट सिटीजनशिप हो जाएगी आपकी। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 11 और लास्ट आर्टिकल हमारे भाग 2 का। आर्टिकल नंबर 11 कह रहा है कि ये सारे के सारे जो उपबंध हैं, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये सब के सब क्या कह रहे हैं। 5 कह रहा है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय नागरिकता दे देंगे। 6 कह रहा है पाकिस्तान से जो भारत आ गया उसको नागरिकता दे देंगे। 7 कह रहा है भारत से पाकिस्तान फिर वापस आ गया उसको दे देंगे। 8 कह रहा है बाहर वालों को दे देंगे। लेकिन ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डेट के अंदर अंदर दे रहे हैं, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है जो पाकिस्तान का भी नहीं है, उसके लिए क्या, वो कैसे भारत का नागरिक बन सकता है। मान के चलिए कि अमेरिका में कोई व्यक्ति रह रहा है, न्यूजीलैंड में कोई व्यक्ति रह रहा है, श्रीलंका में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो कैसे भारत का सिटीजनशिप बन सकता है। तो उसके लिए है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में किस तरह से नागरिकता दी जाएगी इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। संविधान वालों ने कुछ रखा ही नहीं इसमें, पूरे पावर किसको दे दी, पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट जैसे चाहे नागरिकता दे ले। यानी कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आए, उसके थ्रू वो नागरिकता किस तरह से भारत में दी जाएगी और किस तरह से नागरिकता खत्म की जाएगी उसको लेकर कानून बनाए और उन्हीं कानूनों के मुताबिक काम चलेगा। तो आर्टिकल नंबर 11 कोई पावर नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को बोल देता है कि अब तुम बनाओ कानून, तुमको फ्री हैंड दे दिया है। तो पार्लियामेंट ने इसका इस्तेमाल किया, समय समय पर किया, और पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 11 का इस्तेमाल कर एक बिल बनाया जिसका नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम में क्या लिखा है, इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि किस तरह से नागरिकता दी जाएगी और किस तरह से नागरिकता आपकी खत्म होगी। और फिर समय रहते हुए धीरे धीरे इसमें बदलाव भी हुए, जैसे कि रिसेंटली अपन देखते हैं 1-2 साल पहले ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोबारा अमेंड किया गया था, उसमें कौन कौन से नई चीजें जोड़ी गई थी, इन सबको हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए बी बेसिक के साथ। थैंक यू।